Hello students, welcome VGO online classes with Vijay sir. Today we are explain a most important topic for class 12th inverse trigonometric function. अच्छा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्किंग 4 से 5 नंबर देता है ये चैप्टर। अब 4 से 5 नंबर ये चैप्टर हमें देता है तो ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये केवल 4 से 5 नंबर हमें देता है। ये ज़रूरी सिर्फ हमारे लिए इसलिए है क्योंकि अगर मुझे अपना स्कोर 80/80 का अगर हमें स्कोर करना है तो हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नोट में। हम तुम्हें बता दें, ये चीज़ नोट में तुम्हें आनी भी चाहिए। हम लोगों ने चैप्टर सेकंड के बारे में काफ़ी बात की थी, फंक्शंस के बारे में। तो ये भी फंक्शन है, तो डायरेक्टली इसका रिलेशन भी हमारा फंक्शन चैप्टर से है। तो ये जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा 1/1 एंड ऑन टू, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे होते हैं वो 1/1 ऑन टू फंक्शन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मीन बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन केवल थोड़ा सा डिस्कशन हम इनके बारे में करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे 1/1 एंड ऑन टू फंक्शन को। हालांकि क्लास चैप्टर सेकंड में काफ़ी डीपली डिस्कशन इनका है, लेकिन जितना इस चैप्टर में केवल समझने लायक, ठीक है। तो 1/1 फंक्शन की अगर हम बात करें तो 1/1 के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, प्रत्येक की डिफरेंट इमेज होगी। यानी मैं बोल सकता हूँ अगर कोई भी फंक्शन हमारा f, अगर a to b अगर हमारा फंक्शन है, इज सेड टू बी 1/1 और इंजेक्टिव फंक्शन इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस ऑफ b। यानी मैं यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये हमारा 1/1 फंक्शन होगा, और 1/1 फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। और ये सिर्फ हम इसलिए बोलते हैं कि प्रत्येक एक ही एलिमेंट की इमेज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ होगी, तो इसलिए हमारा फंक्शन 1/1 फंक्शन होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल भी अगर हम इसका दे दें तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल जैसे मान लो 1, 2 और 3, ए बी और सी, तो ये देखो ये इसकी डिफरेंट इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन हमारा 1/1 फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन, अब ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें तो ऑन टू को भी अगर हम एक्सप्लेन करें तो डायरेक्टली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी ये फंक्शन है, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी, ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू और सरजेक्टिव। यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं सरजेक्टिव फंक्शन बोल सकता हूँ, ठीक है। अब ए टू बी देन द इमेज ऑफ बी, यानी बोल सकता हूँ वी इज द इमेज ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ ए, मतलब बी की जो भी इमेज होगी वो उसी के सेम एलिमेंट ए के साथ होगी। तो ये हमारे जो फंक्शन होते हैं इनको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो यानी मैं इसको डायरेक्टली लिख भी सकता हूँ रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स की जो रेंज होगी वो किसके इक्वल होगी, कोडोमेन ऑफ एफ एक्स। हाँ, तो हम लोगों ने बात कर ली है ऑन टू फंक्शन की, लेकिन मैंने ये भी तुम्हें बताया है डीपली डिस्कशन हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे, जितना हमें जाना चाहिए था वो मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक तो हम लोगों ने क्लास 11th 12th में वो 10th में ही पढ़ा है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कॉट एक्स है, ठीक है, सेक एक्स है एंड कॉसेक एक्स है। ये सभी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इन्हीं के हम इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे। इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये है साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, कॉस इन्वर्स एक्स एंड टेन इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स एंड सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हम केवल इस पूरे चैप्टर को केवल 2 ही कंसेप्ट में ख़त्म करेंगे। पहला तो कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग इनके थ्रू इनकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अगर प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें इनकी रेंज और डोमेन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज केवल बेसिक कंसेप्ट का ही आज वीडियो है जिसमें हम तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना सिखाएंगे। लेकिन हाँ,
थोड़ा सा रिवीजन 11th और 10th का भी होना चाहिए, जिसमें ये पता लगना चाहिए हमें कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वॉल्यूम मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होता है। थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्टली हम केवल इन 6 इनवर्स फंक्शन के बारे में पूरे चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने बात की थी इसमें डोमेन एंड रेंज। मैंने अभी बताया था आपको कि साइन के जितने भी, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन और रेंज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डोमेन रेंज ही हेल्प हमें करेगी इनके फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी डोमेन -1 से 1, केवल जैसे अगर हम ग्राफ के तरीके से ही अगर हम बताएं इसमें, जैसे मान लो ये ग्राफ हमारा बनेगा साइन का, तो साइन का ग्राफ इस तरह से मूवमेंट करता है, ये इस तरह से मूवमेंट करेगा ये ग्राफ हमारा साइन का, ठीक है। तो मैं अगर केवल एक इसकी स्मॉल की बात करें, सपोज करो ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये तुम्हारे पास है 1 प्लस का 1, और यहाँ पर ये तुम्हें निगेटिव वैल्यू देगा, ये तुम्हारा माइनस का 1। तो इस केस में जो हमारी ये यहाँ पर आएगा π/2 और यहाँ पर आएगा माइनस के π/2। तो केवल हमने एक स्मॉल ग्राफ की बात की है, तो स्मॉल ग्राफ से ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि साइन का फंक्शन है वो मैक्सिमम किस रेंज तक है, क्या उसकी डोमेन है। तो -π/2 से +π/2 तक चलने पर ये +1 और -1 ही वैल्यू देता है, तो इसलिए इसकी डोमेन हमारी है -1, एंड रेंज हमारे पास है -π/2, π/2। अब रेंज को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। रेंज को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। थोड़ा सा इसमें हम लोग एक्सप्लेन इसके बारे में करेंगे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्लास 11th में हमने बताया था, ये जो हमारे इंटरवल होते हैं ये क्लोज्ड इंटरवल है और ये हमारा ओपन इंटरवल है। तो क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया a, b, ठीक है। चलो जनरल एग्जांपल से हम समझा रहे हैं, जैसे 1, 3 ये क्लोज्ड इंटरवल में है, तो x बिलोंग्स टू 1, 3। तो इस केस में क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग यहाँ पर ये है, इस केस में 1 और 3 दोनों ही तुम्हारी इंक्लूडेड वैल्यू हैं, यानी x की वैल्यू के साथ अगर हम बात करें तो दोनों ही इंक्लूडेड वैल्यू हैं। यानी मैं अगर इसमें लिखें तो x = 1, 2, 3, ठीक है। ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में दोनों ही इंक्लूडेड वैल्यू होती हैं, यानी हम 1 को भी लेके चलेंगे और 3 को भी लेके चलेंगे। अब ये तो था तुम्हारा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। जब हम बात करें ओपन इंटरवल की, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 3। ओपन इंटरवल को हम लोग शो कर सकते हैं इस कैटेगरी से भी, ठीक है। 2 तरीके से मैंने शो कर दिया है। तो इस केस में 1 और 3 दोनों ही तुम्हारी एक्सक्लूडेड वैल्यू हैं। एक्सक्लूडेड वैल्यू का मीनिंग है इन वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में x की केवल एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू तुम्हारी कौन सी होगी, 2 होगी। क्लियर है ना। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या है। जैसे मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साइन इनवर्स x क्लोज इंटरवल -1, 1 और -π/2। डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस का मतलब इसको समझना क्या है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है उसमें -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। सेम कंडीशन कॉसेक इनवर्स x में है, ये दोनों ही तुम्हारे क्लोज इंटरवल में है। अब जब हम टेन इनवर्स x की अगर हम बात करें, तो टेन इनवर्स x में जो इसकी डोमेन है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगी, लेकिन इसका जो रेंज है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी, वो ओपन इंटरवल -π/2, π/2। तो -π/2, π/2 का मीनिंग यहाँ पर ये है कि इस केस में टेन इनवर्स के केस में -π/2 और π/2 इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ही हमारी एक्सक्लूडेड वैल्यू हैं, केवल इन दोनों के बीच की वैल्यू ही हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और ये हमें हेल्प करेगी टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कॉट इनवर्स x है, सेक इनवर्स x है और कॉसेक इनवर्स x है। मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था कि जब हम क्लास 10th में थे, 11th में थे, तभी हमने बताया था कुछ हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आई थी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है और ये इन्हें याद भी करना है। मोस्टली स्टूडेंट जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो बिना देखे वैल्यू को उसमें पुट करते हैं और आसानी से उन्हें वैल्यू लर्न हो जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पर ये है। डोमेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए रेंज है, क्योंकि हम लोग रेंज के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करेंगे। तो रेंज को तुम्हें तैयार करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है
और जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे हम इसमें अटैम्प्ट कराएंगे, ठीक है। रेगुलर वीडियो देखो और इसके द्वारा जो भी हम करवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से फेयर नोटबुक बनाओ, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने बात की थी अभी इसके फंक्शंस के बारे में, रेंज और डोमेन के बारे में। थोड़ी सी क्विक नज़र हम एक बार इसमें भी जल्दी से एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्वाड्रेंट के बारे में 10th में ही बताया था, 11th में ही बताया था। 11th में हमारे पास टॉपिक था प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने केवल इन्हीं चीज़ का ज़्यादा इसमें डिस्कशन किया था। एक बार दोबारा देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ये हमें इसलिए ज़्यादा मतलब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। कुछ एक एग्जांपल हम तुम्हें समझा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने अभी बुक परचेज नहीं कर पाई है RS की या NCERT की, तो हम उन्हें अपनी तरफ से इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर देते रहेंगे, वो उसको ही प्रॉपर तरीके से लगाएं, ठीक है। अदरवाइज जो बुक परचेज कर सकते हैं वो तो बुक को परचेज कर ही लें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल हम इसमें करवा रहे हैं, एग्जांपल सभी ध्यान देना। एग्जांपल जैसे मैंने एक लिया यहाँ पर, मान लो ये लिया कॉट π/2 माइनस के 2 कॉट इनवर्स √3। सिंपली एक एग्जांपल ले लिया हमने, इसको हमें सॉल्व करना है, इवेल्युएट, कैलकुलेट, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉट π/2 माइनस के 2 कॉट। अब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार है तो मैं यहाँ पर ये पता कर सकते हैं ये √3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स कॉट। अब देखा √3, तो √3 यानी 30 की वैल्यू, तो इसका मतलब π/6 यानी कॉट π/6। अब ये हो गया यहाँ से कॉट से, मैंने कॉट को हमने यहाँ से कैंसिल आउट हो गई ये दोनों, तो π/2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई π/6, इससे मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से 3 टाइम्स। तो ये तुम्हारे पास हो गया कॉट π/2 माइनस के π/3। तो ओवरऑल यहाँ से एलसीएम तुम्हारे पास आ जाएगा 6। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3π माइनस के 2π। तो ओवरऑल यहाँ से आ गया कॉट π/6, और कॉस π/6 का मतलब है cos 30, और cos 30 वैल्यू होती है cot 30 वैल्यू √3। दैट इज द आंसर, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन और भी हम लोग कराएंगे जहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, उसी तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2, और हमसे यहाँ पर बोला गया फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू। अभी हमने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू हमें यानी रेंज की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू, हमें यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब जब प्रिंसिपल वैल्यू को जब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जब ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार है। अब यहाँ पर चल रहा है tan इनवर्स 1, तो ये पता होना चाहिए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है। तो हमें पता है यहाँ से tan इनवर्स में 1 वैल्यू होती है π/4 यानी 45 की, tan 45 1 होता है, प्लस cos इनवर्स। देखो यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, इसको अगर हम देखना चाहें, हालांकि मैं इसको लिख भी सकता हूँ अभी, ये माइनस का 1/2 है, तो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, साइन में 30 की वैल्यू होती है, तो कॉस में 60 की वैल्यू होगी। तो मैं अगर इसको लिखा यहाँ से कॉस अगर मैं लिखा यहाँ से 60 यानी माइनस के π/3 मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। माइनस के π/3 मैंने यहाँ से लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, प्रिंसिपल वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अब हमें उसकी रेंज की तरफ जाना होगा। कॉस की जो रेंज होती है, कॉस फंक्शन की जो रेंज होती है, कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो 0 से π होती है, यानी जिसमें नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं। अब जब नेगेटिव वैल्यू में यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब कॉस माइनस के π/3 यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। तो जब ये वैल्यू यहाँ से हम एक्सेप्ट इसको नहीं कर सकते हैं, तो मैंने देखा है यहाँ पर कॉस माइनस के π/3, तो कॉस थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ होगा, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा या वो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तो चाहे हम थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल दें, चाहे हम थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निकालें, दोनों ही क्वाड्रेंट में हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है तो इसका मतलब पाई में से हम थीटा को माइनस कर दें, और अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है इसका मतलब पाई में हम थीटा को प्लस कर दें। तो दोनों ही हमारे सॉल्यूशन हैं। ये चीज़ हम तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्लास 11th में हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते थे। तो यानी कि अगर मैं इसकी जगह लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर ही लिख सकते हैं tan इनवर्स
10 पाई बाई 4 प्लस के कॉस इनवर्स, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस पाई माइनस के पाई बाई 3। पाई में माइनस कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको मैं अगर 10 से 10 कट कर दें, यहाँ पर बचेगा पाई बाई 4 प्लस के कॉस से कॉस कट कर दिया तो यहाँ पर बचा है पाई, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 पाई माइनस के पाई अपॉन 3। तो डायरेक्टली मैं इसको लिखना चाहें तो पाई बाई 4 प्लस के 2 पाई बाई 3। एलसीएम इसका आ गया है 12, एलसीएम इसका यहाँ से आ गया है 12। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4 3 जा 12, 3 पाई प्लस के, ठीक है, और 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 पाई, यानी मैंने इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। एक मिनट, एक बार इसको रीचेक करते हैं। यहाँ से मैंने पाई बाई 3 लिखा है, पाई बाई 3 का मतलब है 60 की वैल्यू होती है, और 60 में से पाई में से अगर मैंने थीटा को माइनस कर दिया तो यहाँ पर बचा है 2 पाई अपॉन 3 प्लस, तो फाइनली यहाँ से आंसर इसका आ जाएगा 3 और 8 और 3 11, यानी 11 अपॉन 12 पाई। अच्छा, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट किया भी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए हैं। राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 एंड 2 साइन इनवर्स 1/2। ये हमारे पास ओवरऑल मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में, इनको अटैम्प्ट करो। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन है भी, जैसे हमारे पास क्वेश्चन 4th है 5th है, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको एक बार अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर नहीं भी आएंगे तो इनको हम सॉल्व कराएंगे, बिकॉज इसमें हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी के बारे में आज केवल हमारा बेसिक कंसेप्ट था, केवल प्रिंसिपल वैल्यू। तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो सभी लोग अटैम्प्ट कर ही लेना। जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन रह गए इनको हम कल की वीडियोज़ में बताएंगे। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स से ही हमारी रिक्वेस्ट है कि रेगुलर वीडियो को देखें और इसके साथ साथ इसको फेयर पर भी नोट करें। और अगर हमारे साथ वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे तो उम्मीद है कि इन छुट्टियों में हम सिलेबस को काफ़ी हद तक करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।